गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड एंड हेल्दी। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स विद सिद्धि परीक्षा। सो कैसे हो सब? आई होप यू आर गुड, हेल्दी, ठीक है। और जिनके सीयूटी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनके एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। और अगेन मैंने कल देखा कि मेरी शॉर्ट्स की वीडियो पे और सिंपल वीडियो पे कुछ मैसेजेस थे कि सर हमें हेल्प चाहिए, किस तरह की हेल्प चाहिए। आप यहाँ पूरा डिटेल में मैसेज लिखिए, वरना मैं क्लास के एंड में आपको एक फ़ोन नंबर देके जाता हूँ बच्चा। उस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि जो भी आपको इश्यूज हैं या फिर कोई भी आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कुछ टर्म्स के ऊपर, मतलब कुछ ऐसी टर्म्स जो एग्जाम्स में आपसे सीधी पूछ ली जाती हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि ये डाटा मेथड क्या होता है। जैसे डाटा मेथड अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, सो ये क्या होता है, क्या मेथड है, ये इसको जानेंगे। लूपेक्स क्या है, ये न्यूज में बहुत ही ज्यादा टर्म है, आजकल चल रही है। ये क्या है, ये इंडिया कौन सा मिशन है जो जापान के साथ लीड करना चाहता है, ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉरवेस्टर्स क्या होती हैं, ये एक ऐसी विंड है, ये थंडरस्टॉर्म्स की ऐसी विंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है ईस्टर्न, जो इंडिया का ईस्ट है ना, उस रीजन को बहुत ही ज़्यादा ये अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है और ये अभी न्यूज़ में क्यों है, इसको भी पढ़ेंगे। ऐसे हम देखेंगे एक्सरसाइज तर्कश जो कि कंक्लूड होने वाली है कलकत्ता के अंदर, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये क्या एक्सरसाइज है, कैसी एक्सरसाइज है और इंडिया किसके साथ टेक प्लेस करता है ये एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड आता है, ठीक है। सो इन तरह के टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे और बेसिकली ये टॉपिक सीधा नाम के साथ आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं एक रिमाइंडर जो कि सबको याद रखना है। रिमाइंडर क्या है कि व्हाट इज कमिंग इज बेटर देन व्हाट इज गोन। अब हमेशा याद रखना कि जो भी आने वाला है ना वो हमेशा अच्छा होगा, जो चला गया उसको भूल जाओ, ठीक है। पास्ट में नहीं रहना, ठीक है। एग्जाम अच्छा हुआ, जैसा भी हुआ, सबने मेहनत की है, एग्जाम अच्छा ही होगा, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ठीक है। सो हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव नहीं रहना, पास्ट में नहीं रहना। जो भी आने वाला कल है वो हमेशा अच्छा होगा, ठीक है। इसी के साथ क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला टॉपिक जो आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नॉरवेस्टर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। सो अभी क्या हुआ है कि एक टेस्ट बेड, इंडिया कह रही है कि हम अपना पहला टेस्ट बेड को एक्स्टेब्लिश करेंगे। अब ये टेस्ट बेड क्या है, देखो, नॉरवेस्टर्स होती हैं एक ऐसी विंड जो कि बहुत ही ज्यादा, जिसमें थंडरस्टॉर्म भी आता है। प्री मॉनसून टाइम में ये विंड आती हैं। इनके आने का जो टाइम होता है वो होता है अप्रैल, मई, जून, इस टाइम में ये विंड्स देखी जाती हैं, ठीक है। अब इंडिया कह रहा है कि हम एक्स्टेब्लिश करेंगे एक टेस्ट बेड जो कि डिटरमाइन कर लेगा कि विंड आने से पहले, जो कि बता देगा कि आज भैया विंड आने वाली है। सो बेसिकली क्या होता है ना, ये विंड, ये जो विंड होती है, ये इसको हम नॉर वेस्टर्स बोलते हैं ना। अब ये नॉर वेस्टर जो थंडरस्टॉर्मिंग विंड होती है, ये थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, ये किसी किसी जो वेजिटेशंस होती है ना उनके लिए तो अच्छे होते हैं, बट सबके लिए अच्छे नहीं होते। सो एक अलार्म सिस्टम की तरह ये टेस्ट बेड काम करेगा और ये सबको इंफॉर्मेशन दे देगा 3 घंटे पहले कि बेसिकली ये आने वाली विंड है। और आप जितना भी चाहे, मतलब क्या होता है ना, एक अलर्ट मिल जाता है कि यार आज अब से 3 घंटे बाद ये विंड आने वाली है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये एक रेस्क्यू की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि ये विंड बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। अब न्यूज में तो ये इसीलिए था, ठीक है। अब न्यूज में पूछा जा सकता है कि टेस्ट बेड किसके लिए यूज हो रहा है, बट ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आ सकता है, ज्यादातर क्वेश्चन आ सकता है जो ये नीचे गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां से, कि ये नॉरवेस्टर्लीज है क्या, ठीक है। सो ये हम पढ़ चुके हैं कि बेसिकली टेस्ट बेड बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन विंड्स ने क्योंकि जो ये थंडरस्टॉर्म्स है ना, इन्होंने ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ही ज्यादा क्या किया है, अफेक्ट किया है, बैड अफेक्ट भी आया है इनका, ठीक है। अब ये जो टेस्ट बेड हो गए, देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो टेस्ट बेड बनाने की सोच रही है, जो रिसर्च वाले सोच रहे हैं, ये एक ऐसा एक्यूरेट सिस्टम है जो कि बता देगा, जो प्रिडिक्शन देगा हमें। ऑब्वियसली प्रिडिक्शन ही होती है, जैसे कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हमारे पास होती है, जिसमें सिस्मिक वेव, जो सिस्मिक वेव्स होती है उसको हम यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, वार्निंग करेगा, जो बता देगा, क्या बता देगा, 3 घंटे पहले बता देगा कि हाँ भैया 3 घंटे बाद क्या हो रही है, ये आने वाली है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, बेसिकली ये एक थंडर स्टॉर्म्स हैं जो अक्कर करती हैं प्री मॉनसून के टाइम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। सो बेसिकली तो ये मार्च में तो नहीं करती, अप्रैल के बाद ही ज्यादातर ये करती, जैसे कि अभी रिसेंट में मई चला हुआ है ना, और मई में ये न्यूज में भी है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, प्री मॉनसून शावर हिट करता है जाके कहां पे, ईस्टर्न ईस्ट में। कहां पे हिट करता है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, वहां पे हिट करता है। बांग्लादेश इज अनदर कंट्री। हमारे इंडिया में कौन सी स्टेट्स पे करता है, जो बांग्लादेश के आसपास है, जैसे कि करता है
बिहार पे, झारखंड पे, उड़ीसा पे, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में क्या करता है, ये जो थंडरस्टॉर्म है ना, ये हिट करती है जाके, बारिश होती है, बहुत ही तेज तूफान चलता है। अब इसको इंडिया में अलग नाम से भी जाना जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है, काल बैसाखी के नाम से, काल बैसाखी। अब काल बैसाखी के नाम से इसको जाना जाता है कहां पे, इंडिया में। ऑल दो इंडिया की जो एक स्टेट है असम, अब असम में भी क्या है, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम है, वो है बोर्डो, वो नाम है बोर्डो इसिलस। अब आप कैसे याद रखोगे, असम के अंदर एक ट्राइब है जिसका नाम है बोडो ट्राइब, जिसका नाम है बोडो ट्राइब। अब आप याद रख लेना बोडो ट्राइब से कि हाँ यार इसी ट्राइब ने नाम दिया होगा इसका। तो नॉर्थ वेस्टर्स को क्या बोला जाता है असम के अंदर, बोडो आइलियस। कहां पे बोला जाता है, असम के अंदर बोला जाता है। अब अगर हम समझ चुके हैं कि ये नॉर्थ वेस्टर्स क्या होती हैं, ये न्यूज में क्यों आई हैं, इनको काल बैसाखीज इंडिया में बोला जाता है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने के चांसेस हैं, यहां पे स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, कौन सी स्टेट्स को ये हिट करती हैं। लास्ट बात जान लेते हैं कि जो ये नॉर्थ वेस्टर जो कि काल बैसाखीज होती हैं, ये कुछ प्लांट्स के लिए, ये जो प्री मानसून शावर आ रहा है ना, ये कुछ प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है, ये यूजफुल होता है टी के लिए। जहां पे टी प्लांटेशन हो रही है ना, अगर ये शावर वहां पे आए, प्री मानसून शावर, तो ये अच्छा होता है उसके लिए, टी के लिए अच्छा होता है, जूट के लिए अच्छा होता है। और आप देखोगे कि जूट की कल्टीवेशन ये इधर कलकत्ता की तरफ, असम की तरफ देखी जाती है, टी वहां पे देखी जाती है, ये आपको पता होगा, राइट। अब टी हो गया, जूट हो गया, राइस कल्टीवेशन हो गया। राइस तो वैसे भी अच्छा पानी में ग्रो करता है, ठीक है। अब ये इन प्लांटेशन के लिए तो अच्छा होता है, बट कुछ प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता, कुछ फार्मर्स के लिए भी अच्छा नहीं होता, और जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होती ये विंड, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ये एक्सट्रीम फेज पे पहुंच जाती है। सो इसीलिए सबको अलार्म देने के लिए, एक अलार्म सेट करने के लिए टेस्ट बेड बनाया गया है। कौन बना रहा है इनको, इंडिया की तरफ से ही ये टेस्ट बेड बनाया जा रहा है, ठीक है। जो कि 3 घंटे पहले क्या बता देगा कि भैया विंड आने वाली है, अपना सामान सुमून लपेट के बैठ जाइए ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में था। आई होप आपको अब पता लग गया है कि ये क्या होते हैं। एक नाम है इसके, ये एक चीज है, इसके 3 नाम है, कहां पे इफेक्ट करती है ये भी पता लग गया। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक अगला टॉपिक हमारे पास आता है कैट फिश से रिलेटेड। मतलब कैट तो सबने देखी होगी, कैट क्या होता है। अब कैट फिश भी है एक। अब ये जो कैट फिश है ना, इसने इंडिया को बड़ा परेशान किया हुआ है, ठीक है। अब ये कैट फिश ऐसी खतरनाक फिश है कि पहले तो इसका नाम देख लो, इसको, इसका दूसरा नाम पता क्या है, एक तो इसको बोला जाता है आर्मर। अब इसको आर्मर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना वो थोड़ी हार्ड होती है, और जो इसके विंग्स होते हैं ना उसमें, उस पे ऐसे ना, ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, जैसे नेल्स नहीं होते, नेल्स लगे होते हैं ऐसे, जो कि क्या करते हैं ना, मान लो ये बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है कि इस फिश का नाम ज्यादातर तो न्यूज में पहली बात तो इसीलिए आया क्योंकि ये एक इन्वेजन स्पीशीज है, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। मतलब जैसे कि ये जो फिश है ये इंडिया से नेटिव नहीं है, ये बाहर से इंडिया बुलाई गई थी। क्यों बुलाई गई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। अब इनके साइंटिस्ट ने बताया कि जो ये फिश है ना, ये जो फिश है, ये जो कैट फिश है ये स्प्रेड हो चुकी है 60% तक वाटर बॉडीज में। एक नेटिव स्पीशीज, एक जो इन्वेजन स्पीशीज है वो इंडियन की वाटर बॉडीज में 60% तक यही फिश है। और ये जो 60% तक है ज्यादातर कहां पे, ईस्टर्न घाट्स में, जो डैमेज कर रही हैं फिशिंग नेट्स को और इकोसिस्टम को। अब इसका मतलब क्या है, ये मैं यहां पे मैं आपको लेके आना चाह रहा था। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से ये बात सुनना, एक बार मैं एक बात बताऊंगा और ये बात फिर आप कभी नहीं भूलोगे। अब इस फिश को देखिए पहले, ये फिश है, ठीक है। इस फिश को, इसके ऊपर जो पैचेस है ना, उस पैचेस की वजह से इसको कैट बोला जाता है, क्योंकि जो कैट के ऊपर पैचेस है वो पैचेस इस फिश की बॉडी पे दिखते हैं, ठीक है। अब इसलिए इसको बोला जाता है कैट फिश। अब इसको आर्मर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा थिक होती है ना, इतनी ज्यादा थिक होती है इसकी बॉडी की जब ये फिश, जब जो फिशमैन होते हैं ना, जब वो नेट फेंकते हैं पानी में फिश को लेने के लिए, तो जो ये फिश है ना, अगर ये उस नेट में फंस जाए तो ये फिश उस नेट को भी फाड़ देती है। हाँ, ये सच बता रहा हूं। क्यों फट जाता है वो नेट, क्योंकि जो इसकी विंग्स है ना, ये देखो विंग्स, इसकी विंग्स पे ऐसे नेल्स, ऐसे थोन्स होते हैं जो कि नेट को ना फाड़ देते हैं। ऐसे थोन्स होते हैं इसकी विंग्स पे, ये यहाँ पे। अब
इसीलिए यही स्टडी करके इन्होंने बताया फिशिंग नेट्स के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में, इस फिश के बारे में, कि ये फिश बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, कि इनको फिशरमैन को परेशान कर रही है। साथ के साथ ये फिश क्या करती है, जो आसपास की फिश है ना उनको भी खा जाती है। ये फिश आसपास की फिश को भी खा जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इसी को पकड़ के क्यों नहीं हम मार्केट में बेच देते, क्योंकि जो फिश को कंज्यूम वाली पॉपुलेशन है इंडिया में अच्छी खासी है। अब सबसे बड़ी बात, इस फिश को ना कमर्शियल वैल्यू इस फिश की बहुत ही ज्यादा कम है, लोग इस फिश को खाना भी पसंद नहीं करते। पहली बात, फिशरमैन अगर जाल फेंक रहे हैं पानी में फिश को पकड़ने के लिए, तो ये फिश पकड़ी नहीं जा रही, पहली बात तो, क्योंकि नेट भी ये फाड़ रही है, और इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है किनको, उन फिशरमैनों को, क्योंकि उनका नेट फट रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर ये फिश पकड़ी भी जा रही है, सो इसकी जो कमर्शियल वैल्यू है इतनी ज्यादा कम है कि इस फिश को कोई खरीद नहीं रहा मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में क्यों नहीं खरीद रहा, क्योंकि लोग इस फिश को खाना भी नहीं चाह रहे। अब ना इसको लोग खाना चाह रहे हैं, ना ये नेट में आ रही है। बेसिकली इस फिश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गया 60% तक वाटर बॉडीज में, कि ये फिश जो आसपास की नेटिव फिश है ना, ये फिश फिर उनको क्या करती है, उन पे फीड करती है, उन छोटी छोटी फिशेस को खा रही है, जिसकी वजह से जो इंडिया की नेटिव फिश है उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और ये जो इन्वेजिव फिश है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फिश को इंडिया क्यों लेके आया गया, बट उससे पहले इस फिश के बारे में इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं जो कि एग्जाम में आ सकती है। पहली बात, जो ये कैट फिश है ये इन्वेजन स्पीसीज है जो कि बाहर से मंगवाई गई है। दूसरी बात, ये इसका नाम ये भी है डेविल फिश रकाशियोर। यस, अगर पेपर में आया कि डेविल फिश या फिर कैट फिश, दोनों की दोनों फिश सेम है, डेविल फिश ही इस फिश को बोला जाता है, क्योंकि इसके काम ही डेविल वाले हैं, राइट। अब इसका दूसरा नाम क्या था, राकाशोर डेविल फिश। अगर साइंटिफिक नाम पूछा जाए, वैसे तो एग्जाम्स में साइंटिफिक नाम बहुत ही ज्यादा कम हो गया पिछले एक साल से, बट ये नाम पूछा जा सकता है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है। सो जो कैट फिश है इसका साइंटिफिक नाम है पिटेरी पिटेरी गोल्फिथिन्स, ठीक है, ये नाम है इसका साइंटिफिक नाम। अब साइंटिफिक नाम थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली तो ये फिश नेट में नहीं आ रही, दूसरी बात ये फिश कमर्शियल वैल्यू इतनी लो है कि इस फिश की जो सेल करते हैं मार्केट में वहां पे भी लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। तीसरी बात, इस फिश की ऐसी एबिलिटी है कि ये अगर इसको एक दो दिन खाना ना मिले ना तो ये जिंदा रह सकती है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसके पास एबिलिटी है कि ये लेस ऑक्सीजन डिप्राइव कंडीशंस में, मतलब अगर किसी एरिया में ऑक्सीजन कम है ना तो ये उसमें भी रह सकती है। सो देखो, एक फिश उसकी इतनी ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा उसकी एबिलिटीज हैं, ठीक है, कि अगर वो कम खाने में रहेगी तब भी वो जिंदा रह सकती है, अगर कहीं पे ऑक्सीजन कम है वाटर बॉडी में वो वहां पे भी जिंदा रह सकती है। इस फिश की एक है एबिलिटी है। उसके बाद ये नेविगेट कर सकती है लैंड पे भी अपने पावरफुल फिन्स को लेके। हाँ, अगर बाय द वे ये फिश, मानो कि समुद्र की लहरें आती हैं और गलती से उस समुद्र की लहरों से ये फिश ना ऐसे बाहर निकल गई समुद्र से और ये सैंड के ऊपर है, सो इस फिश पे वो भी कैपेबिलिटी है कि ये फिश अपने, क्योंकि इसके जो फिन्स होते हैं ना, यहाँ पे कांटे होते हैं, ये अपने फिन्स की मदद से दोबारा नेविगेट कर सकती है उस लैंड एरिया पे भी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये शाम तक करती रहेगी, पर कुछ एरिया ये कवर कर सकती है, नेविगेट कर सकती है आराम से, कहाँ पे, उस लैंड एरिया के ऊपर भी ये क्या कर सकती है, नेविगेट कर सकती है। अब लास्ट में इसके शार्प स्पाइंस होते हैं, ऑब्वियसली शार्प स्पाइंस होते हैं इसके। सो ये जो फिश है इसको बहुत ही ज्यादा परेशान किया हुआ है इस फिश ने, किसको, इंडिया वालों को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस किया गया था इसको इंडिया में। क्यों इंट्रोड्यूस किया था इसको, इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था क्योंकि क्लीनिंग एक्टिविटीज के लिए जो एल्गल ग्रोथ होती है ना टैंक में और एक्वेरियम में, मतलब हमने देखा होगा जब टैंक्स होते हैं, एक्वेरियम्स होते हैं ना, तो वो बाय टाइम क्या हो जाते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, तो उनकी क्या करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। सो इंडिया ने क्या किया था, इस इन्वेजन फिश को बाहर से मतलब बाहर से इंडिया लेके आए थे, ताकि ये क्या करते, टैंक और एक्वेरियम्स को क्या करते, साफ कर दे, जो कि इसने बहुत हद तक किया भी। अब उनको साफ करते करते ये इंडिया की बाकी नेटिव फिश को भी साफ करती जा रही है अपने साथ साथ, ठीक है। तो इसीलिए इस फिश के बारे में नाम याद रखना। और लास्ट में देखो यही मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि ये कंज्यूम करती है नेटिव फिश स्पीशीज को, और इसने ऐसी जियोपार्डिंग सिचुएशन बना ली है एक्वेटिक इकोसिस्टम में कि भैया मैं ही सबसे ज्यादा महान हूं, क्योंकि मेरा नाम तो है ही डेविल, ठीक है। तो इस फिश के बारे में आप नहीं भूलोगे, क्योंकि इसकी स्टोरी ही ऐसी है फिश की। बाहर से इंडिया ने इसको
यहाँ पे इसलिए लेके आए थे कि बेसिकली ये थोड़ी क्लीनिंग पर्पसेस में हेल्प कर देगी टैंक में, एक्वेरियम्स में, बट अब ये इंडिया की नेटिव फिश को ही साफ करती जा रही है, ठीक है। नेट में फंस नहीं रही क्योंकि इसके जो फिन्स है उस पर कांटे लगे हुए हैं और वो नेट को भी फाड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस उन फिशरमैन को भी हो रहा है, ठीक है। और अगर ये पकड़ी भी जा रही है तो बेसिकली इसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा नहीं है, इसको नेटिव खाना पसंद ही नहीं करते। सो इस फिश के बारे में याद रखना। और इसी के साथ आगे जाते हैं हम, किसके टॉपिक के ऊपर जाते हैं, डेडा मेथड क्या होता है। नाम है इसका बहुत ही ज्यादा टेढ़ा, टेढ़ा डेडा मेथड, ठीक है। नाम बड़ा टेढ़ा है बट इसका काम बहुत ही ज्यादा आसान है। सबको पता है कि सीड, अगर हम सीड को लगाएंगे तो सीड से क्या होगा, एक पौधा उगेगा, राइट। अब बाय टाइम क्या होता है ना, सीड्स को अगर सही कंडीशंस में प्रिजर्व करके ना रखे तो वो सीड्स खराब हो जाती है, और अगर सीड ही खराब हो गई, उसको हमने प्रिजर्व करके नहीं रखा, सो बेसिकली हम आगे प्लांट को ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो जो ये डेडा मेथड है इसको प्रैक्टिस करती है मुरिया ट्राइब। अब इस मुरिया ट्राइब का ये अपना मेथड है, इस मेथड का नाम है डेडा मेथड। काम इस डेडा मेथड का क्या है, ये प्रिजर्व करके रखते हैं सीड्स। तो सीड्स को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखना ताकि वो उसको आने वाले कई सालों तक यूज कर सके, इसलिए वो ये मेथड यूज करते हैं। और इस मेथड को यूज कैसे करते हैं, वो सीड को लेते हैं, उसको रैप कर देते हैं लीव्स के अंदर। एक लीव, पत्ता लेते हैं पेड़ का, लीव लेते हैं, उस लीव में उस सीड्स को क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, पैक करेंगे, बिल्कुल टाइटली पैक करेंगे, जैसे कि एक बोल्डर बना दें वो ऐसा राउंड शेप का। और उसको फिर क्या कर देंगे, वूमन कर देंगे विद सैली लीव के साथ। अब दूसरी लीव है उससे वूमन कर देंगे और बिल्कुल उसको स्टोर करके रख देंगे उसको, ठीक है। उसको स्टोर करके रख के कहीं अंडरग्राउंड क्या करेंगे, आराम से उसको स्टोर करके रख देंगे और आने वाले टाइम में उस लीव को क्या कर देंगे, वो क्या कर लेंगे, उसको यूज कर लेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, ऑब्वियसली बेनिफिट यही है कि सीड बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट होकर रह सकती है। अब प्रोटेक्शन ऑफ सीड्स है फ्रॉम पेस्ट से, पेस्ट से प्रोटेक्ट कर सकती है सीड्स, वॉर्म से कर सकती है। मतलब अगर हम सीड को प्रिजर्व करके नहीं रखे, जो पेस्ट आएगा वो सीड को खराब कर देगा और सीड को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते फिर, ठीक है। विच कैन बी स्टोर्ड एंड यूज फॉर 5 ईयर। देख रहे हो इस मेथड, ये मेथड कह रहा है ये जो मुरिया ट्राइब होती है ना, अगर ये सीड को आज प्रिजर्व करके रख दे तो आने वाले 5 साल के बाद भी वो इस सीड्स को यूज कर सकती है, 4th ईयर में यूज कर सकती है, 5th ईयर में यूज कर सकती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। एग्जाम में सीधा मेथड का नाम पूछा जाएगा कि रिसेंटली इन न्यूज जो ये मेथड है ना, डेडा मेथड है, ये किस चीज का मेथड है। सो याद रखना सीड्स को प्रिजर्व करने वाला मेथड है। और ऑब्वियसली मैं आपको क्वेश्चन तो कराता ही हूँ, सो थोड़ा मुरिया ट्राइब के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये मुरिया ट्राइब है क्या। सो ये मुरिया ट्राइब जो है ये एक सब ग्रुप है, कौन सा, गोंड ट्राइब का। एक ट्राइब है बहुत बड़ी गोंड ट्राइब जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड उस इलाके में होती है। तो ये ट्राइब्स भी झारखंड के आसपास भी होती है, ठीक है। सो ओडिशा, ये जो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उस तरफ ये ट्राइब्स प्रेजेंट होती है। ये ट्राइब खुद एक गोंड ट्राइब का क्या है, सब पार्ट है। इसके लोग दिखते कैसे हैं देख लीजिए, ऐसे ये ट्राइब की वुमेन है। आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो इनके जो हेयर्स होते हैं ना, उन पे ये देखो, ये अलग ही तरीके का एक अलग सा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन किया हुआ ये यहाँ पे मार्क होता है। तो ये मैन में भी होता है, ये वुमेन में भी होता है, दोनों में होता है। बेसिकली ये फ्लावर्स का होता है कुछ, जो वो हेयर में लगाना पसंद करते हैं, और मैन भी अपनी पगड़ी के ऊपर रखना इसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये एसोसिएट करती है मुरिया ट्राइब रेबेलियन ऑफ बस्तर। अब ये हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है इसमें कि ये जो मुरिया ट्राइब है ना, ये इतनी ज़्यादा पुरानी ट्राइब है कि ये इस मुरिया ट्राइब को एसोसिएट किया जाता है जब एक रेबिलियन हुई थी। जो कौन सी रेबिलियन थी, बस्तर की रेबिलियन हुई थी 1876 में, जब रीजनल वॉइड्स हो रहे थे ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये ट्राइब उस टाइम पे बिलोंग करती थी। तो इस टाइप को उससे एसोसिएट किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी लिख दे कि आपको पता लग जाए कि हाँ, जब ये बस्तर का वाला रेबिलियन चला हुआ था, सो ये ट्राइब भी वहां पे थी, उसकी बिल्कुल मतलब इस ट्राइब ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया गया था, जो किसके अगेंस्ट ये लिखा हुआ है। उसके बाद जब कस्टम्स की बात की जाए, सो कुछ कस्टम्स होते हैं इस ट्राइब्स के, मतलब कि जैसे हर जो ट्राइब होती है ना रीजन वाइज, तो हर एक ट्राइब जो रीजन वाइज होती है उनके अलग अलग कस्टम्स होते हैं। सो इनके कस्टम्स क्या होते हैं, जैसे डेड पिलर वेयर डेड्स आर बरीड विद अ स्टोन प्लेस्ड 6 to 7 feet हाई। मतलब जब इनकी ट्राइब में कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, तो जब ये उनको बरी करने के लिए जाते हैं, सो उनको एक स्टोन से डेडिकेट कर दिया जाता है, जो कि 6 से 7 फीट लंबा स्टोन होता है, जो कि डेड पिलर्स के नाम पे, ठीक है। सो ऐसे होते हैं, इनकी प्रैक्टिस है। और एक गोथुल होता है, गोथुल का मतलब होता है हट, जैसे ऐसे इस तरीके की हट होती है बेसिकली। ये इनका ना बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होली, ये उसको होली प्लेस मानते हैं। मतलब गोथुल का मतलब है कि इनका इस टाइप का मानना है कि एक हट होगी, मतलब जहाँ पे ये ग्रुप रहेगा ना, उस ग्रुप के उस पूरे एरिया में एक हट होती है, उस हट को ये एक होली प्लेस मानते हैं, ठीक है। अब
उस हट का मतलब क्या होता है कि वहां पे क्या कहते हैं, यंग बॉयज और यंग गर्ल्स होते हैं ना, उनको उस हट में बेसिकली डिसिप्लिन सिखाने के लिए, शादी के बाद की जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि एक अच्छी मैरिज लाइफ कैसे चले, वो सिखाने के लिए उस हट में, उस हट को उस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड बात उस हट से इंपॉर्टेंट ये है कि वो हट एक बहुत ही ज्यादा होली प्लेस है, उस हट को माना जाता है। और इस ट्राइब में एक वो है, एक मतलब एक अब वो होता है ना अपना पार्टनर चूज करना। सो ये ट्राइब फॉलो करती है कि बेसिकली गर्ल को पूरी एक राइट है कि उसको कौन सा पार्टनर चूज करना है, तो वो अपनी मर्जी से अपने पार्टनर को चूज भी कर सकती है। सो ये जो ट्राइब है, ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब है। ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है कि हाँ ये छत्तीसगढ़ की ट्राइब है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में तो इस ट्राइब को एसटी कोटा मिला हुआ है, बट अगर ये ट्राइब छत्तीसगढ़ से कहीं बाहर है तो हो सकता है कि इसको एसटी कोटा ना मिला हो, क्योंकि एसटी कोटा एरिया वाइज मिलता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर, लुपेक्स के ऊपर, LUPEX। अब ये जो मिशन है, ये मिशन है मून से रिलेटेड। हमारा अभी चंद्रयान 3 भी गया है, कहाँ पे गया है, वो मून पे गया है। ठीक है, अब इंडिया और जापान साथ में मिलके एक मिशन को कैरी आउट करेंगे। मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये है 2024-25 में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि 2025 के एंड में या फिर 2026 तक इस मिशन को लॉन्च कर दे। अभी इस मिशन पे काम चला हुआ है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लुपेक्स मिशन में कौन कौन है। सो इंडिया की तरफ से इसरो है और जापान की तरफ से जैक्सा है। और इस जो मिशन है इसका नाम क्या है, लुपेक्स मिशन है इसका नाम, कि हम एक डार्क साइड ऑफ मून है ना उसको भी क्या कर ले, डिस्कवर कर ले। अब ये जो मिशन है, इस मिशन का मेन एम क्या है? सो मेन एम इस मिशन का है कि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं पानी, कि हम चाहते हैं कि ना हम मून के ऊपर पानी को फाइंड कर दें। अब साइंटिस्ट है, बेसिकली डिस्कवरीज होती रहती हैं अलग अलग। सो आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मिशन जब इंडिया किसी के साथ कर रहा है ना, सो आपको एम पता होना चाहिए बेसिकली क्या है। सो एम क्या है इसका, कि जो मून है ना, मून वाटर बॉडीज के लिए और अदर रिसोर्सेज गेनिंग एक्सपर्टीज एक्सप्लोरिंग द सरफेस ऑफ द मून। सो मून का जो सरफेस है ना उसको एक्सप्लोर करना, यही है कि हम मून के सरफेस को ज्यादा एक्सप्लोर करें, देखें कि क्या वहां पे पानी मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है, कौन कौन कर रहा है? इंडिया, जापान की तरफ से जैक्सा, इंडिया की तरफ से इसरो कर रहा है। ये क्या है? इंडिया का जापान का ज्वाइंट मून एक्सप्लोरेशन मिशन, ये है लुपेक्स। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेना जब पीपीटी आपको मिलेगी, बट आपको सिर्फ याद रखना है कि लुपेक्स मिशन क्या है। और लुपेक्स मिशन से हम कहीं मरकरी, मार्स कहीं पे भी नहीं भेज रहे। अपना ये जो भेजेंगे लूनर एक्सप्लोरेशन, ये कहाँ पे भेज रहे हैं? हम मून के ऊपर भेज रहे हैं। सो इस पॉइंट को याद रखना। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तर्कश के ऊपर, जहां पे दो कंट्री की फोर्सेस आपस में आके एक्सरसाइज टेक प्लेस करती है। ठीक है, बहुत सी एक्सप्रेस एक्सप्लेन, बहुत सी न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया है। सो बेसिकली जो तर्कस एक्सरसाइज होती है वो होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। मैंने मैराथन सेशन भी जो लिए थे उसमें मैंने तो एक्सरसाइज 2023 से 2024 की सारी करवा दी थी, बट अभी ये रिसेंट न्यूज में दोबारा आई है। इस एक्सरसाइज का कौन सा है? 7th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, किसके बीच में होती है? इंडिया और यूएस के बीच में होती है। अब मैंने आपको जब एक्सरसाइज कराई थी, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज होती है या तो वो इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करती है इंडिया की तरफ से, या इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी करेगी, या इंडिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स करेगी। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक पार्टिसिपेट करेगा, या फिर कोस्टल गार्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज तर्कश के अंदर जो हुई थी, कहां पे हुई थी? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इंडिया की तरफ से कौन थे? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और यूएस की तरफ से कौन थे? यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस थी। इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज हुई है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में नहीं हुई। ये किसके बीच में हुई है? सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में हुई है। ठीक है, 24 अप्रैल 2024 की बात है ये, बट ये एक्सरसाइज अभी कंक्लूड होने वाली है कैलकाटा के अंदर। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएसए के साथ हमारी और कौन सी एक्सरसाइज है। ऑल्दो मैं आपको सारी एक्सरसाइज करवा चुका हूं, बट फिर भी जैसे कि तर्कस एक्सरसाइज, ऐसे ही हमारी एक एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास। सो हमारी एक एक्सरसाइज होती है YUDH, युद्ध अभ्यास, ABHIYAS। तो युद्ध अभ्यास हो गया। एक होती है हमारे पास वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। एक हमारे पास एक्सरसाइज होती है कोप, एक्सरसाइज कोप, एक्सरसाइज स्कोप। ये एक्सरसाइजेस हमारी किसके साथ होती हैं? यूएसए के साथ होती हैं। ठीक है, इसी के साथ सेशन को करते हैं एंड। और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल सीड प्रिजर्व
मेथड जो प्रैक्टिस करते हैं मुरिया ट्राइब, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको ये टर्म्स करवा रहा हूं। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होगा पेपर में कि उस मेरे को नाम बताइए उस ट्रेडिशनल मेथड का जो सीड प्रिजर्वर की तरह यूज करते हैं, कौन करती है? मुरिया ट्राइब। क्या वो डेडा मेथड है, क्या वो सेलिया टेक्निक है, क्या वो मुरिया प्रिजर्वेशन है, या फिर वो टाइटल सीड रैपिंग है? क्या है, कौन सा मेथड है इसमें से? सो करेक्ट आंसर चैट बॉक्स में लिख देना। इसी के साथ मैं और शिनचैन करते हैं आपको थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी डाउट है सो बेसिकली क्या करना है आपको, पुरानी वीडियोस में हर वीडियो में फ़ोन नंबर दिया हुआ है मैंने, ठीक है? आपको फ़ोन नंबर करना है, फ़ोन करना है किसी भी तरीके का अगर आपको क्या आ रहा है, इशू आ रहा है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जिनके सीयूटी के एग्जाम आने वाले स्लॉट्स में हैं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।